बच्चों, आज हम लोग URTS 2.0 का दूसरा टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैं आकाश मिश्रा, आपका फिजिक्स एजुकेटर, आपके साथ फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। आपसे कहा गया पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ मास 940 kg and presses the button on control panel. The lift starts moving upward with an acceleration of 1 meter per second square. If G is 10, tension in the supporting cable is. सपोर्टिंग केबल में तुमसे टेंशन पूछा गया है बच्चों। तो देखो, ये तुम्हारा जो है ये पर्सन हुआ, जिस पर्सन का मास 60 kg है। तो पर्सन का मास बताओ 60 kg। जो लिफ्ट है इसका मास 1, इसका मास है कितना 940 kg। ठीक है, तो बताओ जो सपोर्टिंग केबल है इस पे ऊपर लगा होगा टेंशन T, नीचे बताओ पर्सन के कारण M1 और लिफ्ट के कारण M2G, राइट। तो क्या बताइए, एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ और A की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो क्या लिखेंगे बताइए, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, mg नीचे। तो लिखा जाएगा T माइनस M1 प्लस M2 इंटू G इक्वल टू हो गया क्या M1 प्लस M2 इंटू A, राइट। क्या बताइए, यानी ये हो गया T माइनस M1 प्लस M2 बन गया 1000, G की वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया 10,000 इक्वल टू बताओ 1000 इंटू 1, ये हो गया 1000, राइट। तो तुम्हारा आंसर आ गया कितना, तो आपका आंसर आ गया 11,000 न्यूटन, यानी ऑप्शन हो गया बच्चों तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं बॉल ऑफ मास 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. Impulse imparted to the ball during the collision with ground is. तो यार बताइए, आपसे कहा गया है कि जब यहाँ पे इसे आप छोड़ते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ v वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। हाइट कितनी h, ठीक, इस पे g लगेगा नीचे। तो अगर आप फाइनल वेलोसिटी निकालें, जिसे हम v1 कह रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो आपने कहा लगाइए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बताओ बन जाएगा क्या, v1 स्क्वायर इक्वल टू u था इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2g इंटू G की वैल्यू हुई 9.8 और बताइए 40, ठीक, क्योंकि H 40 है। तो बताओ V1 स्क्वायर जो है आ जाएगा तुम्हारे पास, या V1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 इंटू 9.8 होता तुम्हारा, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या बताइए, जब यही जाता है ऊपर तो ये ऊपर जाएगा किसी v2 वेलोसिटी से, और बताओ यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई 10 मीटर चल के। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है, इनिशियल v2 निकालना है, तो यहाँ भी लगाया आपने v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो बताओ जब यहाँ भी लगाया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल थी v1 या v2, तो बताओ v2 का स्क्वायर माइनस 2g इंटू कितना चले 10। तो v2 स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास कितना, तो आपने कहा सर v2 स्क्वायर हो गया आपके पास 2 इंटू 9.8 इंटू 10, ठीक, तो ये हो गया 196 और उसका रूट हो जाएगा v2 इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपसे पूछा गया इम्पल्स इम्पार्टेड, तो जो इक्वल टू होता है डेल्टा p, यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल, राइट। तो बताओ जरा p फाइनल कितना, तो आपने कहा सर मास है कितना, तो ये हो जाएगा m इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल, राइट। क्या बताओ, यानी ये हो जाएगा क्या 0.5 इंटू v फाइनल कितना, तो आपने कहा सर v फाइनल है 40, ठीक, सॉरी v फाइनल है कितना 14, राइट। डायरेक्शन, तो बताओ डायरेक्शन है इसकी j कैप, और माइनस v इनिशियल है आपका 28
तो -28 और डायरेक्शन है -j, राइट। तो बताइए ये हो गया 0.5 इंटू 42 विच इज 21 न्यूटन सेकेंड, राइट। तो बताइए जो ऑप्शन है वो हो गया तुम्हारा पहला। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहे हैं? Two blocks A and B of mass 3m and m are respectively connected by massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut. तो यार अभी बताओ, अगर हम अभी की बात करें तो नीचे लग रहा है mg, और बताइए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर इस स्प्रिंग पे टेंशन की बात करें, यहाँ पे टेंशन होगा T इक्वल टू mg, और स्प्रिंग पे अगर टेंशन की बात करें तो स्प्रिंग कह रहा है हमने इस पूरे मास को सर जी सादा हुआ है, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग में टेंशन होगा T1 वो T1 इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहेंगे टोटल मास इसने हैंग किया है 3m प्लस m यानी कि 4m, तो T1 की वैल्यू बच्चों 4mg के बराबर, राइट। अब बताइए हमने इसको कर दिया कट, तो अगर इसको कर दें कट तो क्या बताइए ये जो मास है ये कट हो जाने से जाएगा सीधे नीचे, तो अगर ये सीधे जाएगा नीचे तो बताओ इस पे लगेगा सिर्फ mg, टेंशन ऊपर हो गया 0, तो बताओ ये a इक्वल टू जी के एक्सेलरेशन से फॉल करेगा, ठीक। तो b का एक्सेलरेशन तो g हो गया, ठीक। अब बताएं a का एक्सेलरेशन देख लें, तो क्या बताएं a के लिए भी fbd बना लें। a का मास था 3m, नीचे लगा 3mg, आपसे पूछा गया है जस्ट आफ्टर दी कटिंग, क्या बताएं कटिंग के जस्ट बाद जब स्प्रिंग की लेंथ कम होगी तब यहाँ पे टेंशन कम होगा, तो कटिंग के बाद स्प्रिंग की लेंथ कम होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, तो बताओ यहाँ पे टेंशन T1 और यहाँ पे एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ, क्योंकि T1 की वैल्यू है 4mg, तो क्या लिखेंगे T1 माइनस 3mg इक्वल टू क्या बताओ लिखा गया 3m इंटू इसका एक्सेलरेशन, ठीक, क्योंकि ये ब्लॉक A है तो एक्सेलरेशन ऑफ A, T1 की वैल्यू रख दें तो 4mg माइनस mg इक्वल टू 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। बताओ ये कैंसिल होता हुआ तो ये बचा A का एक्सेलरेशन, ये 3mg था, ठीक है, तो बताइए A का एक्सेलरेशन बचा क्या g/3, राइट। तो A का एक्सेलरेशन g/3 और B का g, ऑप्शन हो गया फोर्थ कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन u इक्वल टू 0.5, इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना 100 न्यूटन का अगर एक्ट करता है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? ब्लॉक का मास कितना है 10 kg, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, तो यार एक बात बताओ ब्लॉक का मास 10 kg है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, म्यू की वैल्यू है 0.5, तो म्यू की वैल्यू बताओ 0.5 है, तो ये जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लगेगी, और एफ एस मैक्स क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर कैलकुलेट करो तो 0.5 इंटू ये 10 kg के कारण लगा नीचे 10g और ऊपर n की वैल्यू 10g यानी 100 के बराबर, तो बताओ एफ एस मैक्स अवेलेबल था 50, यहाँ पे लग रहा है फोर्स 100 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। एक्सेलरेशन लिखना है a, क्या लिखोगे f माइनस एफ एस मैक्स इक्वल टू m इंटू a, f हुआ 100 माइनस एफ एस मैक्स 50 इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन a, तो a की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, a man of mass 60 kg records his weight on a weighing machine placed inside a lift. The ratio of weights of man recorded when lift ascending up with uniform speed of 2 meter per second to when it is descending down with a uniform speed of 4 meter per second। यार एक बात बताओ, ये वेइंग मशीन रखी हुई है, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है
तो बताओ वेइंग मशीन रीड करती है नॉर्मल, तो मेरा mg जितना लगेगा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही आएगा, तो n की वैल्यू क्या होगी mg, अगर एक्सेलरेशन 0 है तब, राइट। क्या बताओ दोनों ही केसेस में ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया, और यूनिफॉर्म स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से ये नीचे है। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन 0 है, तो दोनों ही केस में वेट्स का रेशियो सेम होगा, यानी ऑप्शन सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कार ऑफ मास 1000 kg accelerates uniformly from rest to a velocity of 54 km per hour in 5 seconds. The average power of engine during this period in watts is। कार का मास है 1000 kg, रेस्ट से 54 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है कितनी 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 54 इंटू 5/18, तो ये हो गया कितना 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, कह रहे हैं एवरेज पावर, तो पावर क्या लिखोगे वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक, तो वर्क डन अपॉन टाइम, या अच्छा वर्क किसके बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0, फाइनल हाफ mv² अपॉन टाइम t, तो रख दें भाई हाफ, मास कितना 1000। ठीक, बताओ वेलोसिटी है कितनी 15, तो 15 का स्क्वायर अपॉन टाइम कितना 5। ठीक, तो बताओ ये बन जाएगा तुम्हारे पास 45 और 45,000 बटे 2 22,500, राइट। तो ये आ गया 22,500 वाट, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, a man does a given amount of work in 10 seconds, another man does the same amount of work in 20 seconds। पावर लिखते हो वर्क अपॉन टाइम, राइट। तो बताओ पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी बताएं कह सकते हैं, यानी बताओ कह सकते हैं P1/P2 इक्वल टू T2/T1, और टाइम का रेशियो अगर देखो तो है कितना T2/T1 2:1, तो ये हो गया क्या P2/P1। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे पास तीसरा P1/P2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, two bodies of mass 2m and m have their kinetic energy ratio 8:1, the ratio of their momenta is। तो बताओ P इक्वल टू लिखते हैं क्या √2m_k, राइट। तो P1 क्या लिखोगे √2m1 इंटू ke1 या k1, और P2 लिखा जाएगा √2m2 इंटू ke2 या k2, डिवाइड कर दें भाई, तो P1/P2 बन जाएगा तुम्हारे पास रूट के अंदर m1/m2 इंटू k1/k2, राइट। तो बताओ मासेस का रेशियो कितना है, मास 2m एंड m, तो ये m1 हो गया 2m और ये m, और काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो 8:1। ठीक, तो ये आ गया 16:1 यानी 4/1, रूट के अंदर 16:1 यानी 4:1, ऑप्शन हो गया तीसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया बॉडी ऑफ मास 2 kg प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, द ke ऑफ बॉडी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज। तो यार बताओ जरा, यहाँ पे ग्रेविटी के इफेक्ट में फेंका गया है इसे, तो अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में फेंका गया है भाई, तो क्या बताइए एनर्जी रहेगी टोटल कंजर्व। तो अगर टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो क्या बताइए जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया था उसी वेलोसिटी से आएगा नीचे, तो यानी अगर आपने 2 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो ऊपर जाएगा, और बताइए स्ट्राइक भी करेगा नीचे कितने से, तो आपका जवाब है 2 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हाफ mv², राइट। तो हाफ मास कितना भैया 2 kg इंटू v² यानी 2 इंटू 2, तो आ गया क्या 4 जूल। ठीक, तो ऑप्शन हो गया तीसरा। 10, if linear momentum is increased by 5%, kinetic energy will increase by। तो यार बताओ ke इक्वल टू लिखते हो p²/2m, तो डेल्टा ke y ke क्या लिखोगे 2 टाइम्स डेल्टा p/p, राइट। डेल्टा p/p परसेंटेज में दे रखा है 5%, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5%, दैट इज 10%, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा चौथा। ठीक,
11 when a body moves in circular path no work is done by force since there is no net force। अरे यार नेट फोर्स नहीं होगी तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। क्या बताइए, आपको सर्कुलर मोशन कराने के लिए कम से कम सेंटर की तरफ तो एक फोर्स चाहिए ही ना। तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, नहीं भाई, फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये रीजन सही है। क्या बताइए, जब सर्कुलर मोशन होता है तो ये जो फोर्स, ये जो पार्टिकल है इस पे फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, मान लो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो W इक्वल टू लिखते थे फोर्स इनटू F डॉट डी। तो बताओ W इक्वल टू लिखते हैं जब F डॉट डी, यानी F D cos 90, और cos 90 कितना हो गया, 0। ठीक, तो ये वाला हो गया 0, यानी ऑप्शन तुम्हारा फोर्थ यहाँ पे सही होता होगा। 12 when a conservative force does positive work on body then, अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगी, ठीक, तो बताओ आप कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगी, तो बताओ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हम लिखते थे माइनस टाइम्स डेल्टा यू। ठीक, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर माइनस टाइम्स डेल्टा यू है तो यानी बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीज हो जाएगी। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो यार, अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तुम mg को ही देख लो, ये m मास है तो बताओ इस पे नीचे लगेगा mg, और ये मान लो h हाइट पे रखा हुआ था। अगर इसको नीचे लाते हैं तो क्या बताओ, इस m मास पे mg लगता रहा नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ नीचे, तो वर्क डन बाय mg पॉजिटिव कितना, तो आप कहेंगे प्लस का mg इंटू h, जबकि बताइए काइनेट जो पोटेंशियल एनर्जी हुई लॉस कितना, mgh, राइट। यानी बताइए अगर आप वर्क करेंगे पॉजिटिव, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगी पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक, जबकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही है तो। 13 कह रहे हैं पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप टू 4j कैप प्लस 3k कैप व्हेन अ फोर्स ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। तो बताओ पार्टिकल कहां से कहां गया, तो आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो बताइए माइनस 2i कैप फाइनल था, तो बताओ आर फाइनल लिखोगे क्या, 4j कैप प्लस 3k कैप, और माइनस आर इनिशियल लिखा गया माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक, तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास 2i कैप 4j कैप माइनस 5j कैप, तो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस j कैप। ठीक है, और फिर तुम्हें दिया हुआ है क्या कि 3k कैप, राइट, तो प्लस 3k कैप, और फोर्स भी दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो बताओ W इक्वल टू लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट डी, फोर्स हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या 8, और ये हो गया माइनस 3 और प्लस 3, तो ये कितना आ गया भाई, तो ये आ गया तुम्हारा, अच्छा 8 माइनस 3, और बताओ यहाँ पे k कैप तो है ही नहीं, तो बताओ इसके लिए हो गया 0। ठीक, तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास कितना 5 जूल, यानी ऑप्शन आ गया कौन सा, पहला। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू द न्यू मोमेंटम विल बी। तो बताओ अगर काइनेटिक एनर्जी हो जाए 4 टाइम्स, तुमसे पूछा गया है कि नया मोमेंटम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देख लें भाई, P इक्वल टू क्या लिखते हैं, रूट 2m के, तो आप कह रहे हैं के ही हो गया क्या 4k, तो P इनिशियल था अगर रूट 2m इंटू के, कह रहे हैं फाइनल हो गया रूट 2m इंटू 4k, राइट। तो बताओ P फाइनल हो गया यहाँ पे
2 टाइम्स √2m इंटू के, यानी बताइए P फाइनल हो गया 2 टाइम्स P इनिशियल, राइट। तो बताइए आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला। The work done in pulling up a block of wood weighing 2 kilonewton for a length of 10 meter on a smooth surface inclined at an angle of 15 degree with the horizontal is। अब देखो सिर्फ पुल करने के लिए कहा गया है, तो ऑब्वियसली आपको स्लोली पुल करना होगा, ठीक है। अगर वैसे कहा जाता तो फिर फोर्स वगैरह दिया होता, ठीक है। तो बताएं, आपसे कहा गया है ये एंगल है 15 डिग्री, अच्छा 15 डिग्री दिया है, ठीक है भाई, निकालना पड़ेगा, फिर निकाल लेंगे, चलो। तो देखो ये यहाँ पे ये एक एम मास है जिसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं एफ फोर्स लगा के, क्योंकि आप इसे स्लोली ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ एम जी और यहाँ पे लगा होगा एम जी का साइन थीटा, ठीक। तो बताइए अगर आप इसे स्लोली ले जाना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, यानी एफ इक्वल टू हो गया क्या, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो बताओ जरा आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कहा गया है कि इसको 10 मीटर ऊपर ले जाना है, तो वर्क क्या लिखेंगे, तो बताओ वर्क लिखा गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स कितना, तो यार फोर्स है mg साइन थीटा के बराबर और डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा 10 मीटर, ठीक। तो तुम्हें मास दे रखा है कि वर्क डन इन पुलिंग अप वेइंग कितना 2 किलोन्यूटन, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 यानी 2000, ठीक है। और साइन 15 इंटू 10, अब तुम्हें वैल्यू साइन 15 की चाहिए, तो साइन 15 की वैल्यू निकाल लें भाई जरा, तो ये साइन 15 हो जाएगा इंटू 10, ठीक। तो साइन 15 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो बताओ साइन 15 को लिख सकते हो साइन ऑफ 45 माइनस 30, यानी बताओ साइन 45 कॉस 30 साइन ए माइनस बी, ठीक, माइनस कॉस 45 साइन 30, ठीक। तो बताओ ये हो गया क्या, कॉस 30 √3/2, ये 1/√2, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास √3/2√2 और ये 1/√2 और 1/2, तो माइनस 1/2√2, ठीक है। तो साइन 15 की वैल्यू आ गई लगभग, हम देखें तो √3 - 1/2√2, ठीक है। तो बताओ जरा इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली निकाल लें तो √3 हुआ 1.7, ठीक, 1.732, तो उसको अगर हम 1.7 अज्यूम करें तो 1.7 - 1 हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 2√2 की वैल्यू 1.414, तो इसको हम 2.8 लेट से मान लें, तो हो जाएगा लगभग 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो अगर ये 1/4 के लगभग आसपास होगा तो आपके ऑप्शंस भी काफी दूर दूर हैं, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 1/4 इंटू 10, ठीक। तो बताओ जरा ये आ गया तुम्हारे पास, ये 2 बचेगा लगभग, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए या 5 के आसपास, तो ये 5.17 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 5.17 किलो जूल, यानी ऑप्शन हो गया कौन सा, दूसरा, ओके। चले भाई इसके बाद 16, two constant forces F1 equal to 2 I cap minus 3 J cap plus 3 K cap and F2 equal to I cap plus J cap minus 2 K cap acts on a body and displace it from the position R1 equal to I cap plus 2 J cap minus 2 K cap to position R2 equal to 7 I cap plus 10 J cap plus 5 K cap. What is the work done? सबसे पहले नेट फोर्स निकालोगे और नेट फोर्स का आ जाएगा क्या, F1 प्लस F2, तो F1 और F2 को ऐड कर दीजिए, I को I से, J को J से और K को K से, तो F1 और F2 को ऐड करें जरा, तो बताओ ये बन जाएगा I प्लस 2I 3I कैप और माइनस 3J कैप प्लस J कैप माइनस 2J कैप और प्लस 3K कैप माइनस 2K कैप यानी प्लस K कैप, ये हो गया नेट फोर्स, ठीक है।
और पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो देखोगे R2 माइनस R1 यानी R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो R2 माइनस R1 अगर देखोगे तो आएगा क्या 7i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये हो जाएगा। ठीक, तो बताओ ये हो गया कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 6i कैप और माइनस प्लस 8j कैप और बताओ प्लस 7k कैप, राइट। आपको लिखना है फोर्स वर्क, तो वर्क लिखा जाएगा क्या F डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए वर्क जब लिखा जाएगा F डॉट डी यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तुम निकाल चुके हो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बताएं जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट भी आप निकाल चुके हैं 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप, राइट। तो बताएं जरा जो W है वो आ गया कितना, तो देखें ये हुआ 18 माइनस 16 प्लस 7, ठीक, यानी कि 9, यानी ऑप्शन हो गया पहला। ओके 17 a force of 5 Newton making an angle theta with horizontal acts on a object displaced by 0.4 meter along the horizontal direction if object gains a kinetic energy of 1 joule, 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी अगर गेन करता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, तो सिंपल है भाई, यहाँ पे इस m मास पे फोर्स F लग रहा है, एंगल है थीटा, इधर आया F का कॉस थीटा, ठीक। और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.4, ठीक। तो बताओ जो वर्क है, वर्क लिखा जाता है क्या, तो वर्क लिखेंगे फोर्स F डॉट डिस्प्लेसमेंट या F कॉस थीटा लगा हॉरिजॉन्टल के अराउंड इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो ऑब्जेक्ट गेन करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, तो लिख लें भाई वैल्यू F cos थीटा तुम्हें पता करना है इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.4 और बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 1। तो बताओ F cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/0.4 यानी कि 2.5, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा। ओके 18 which of the following graphs is correct between kinetic energy, potential energy and height from the ground of the particle, ठीक। आपसे पूछना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हाइट का ग्राफ, ठीक। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं यहां से किसी बॉडी को छोड़ता हूं, ठीक है, इसकी वेलोसिटी रही होगी v या इसकी वेलोसिटी रही होगी u, ठीक। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। अब वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी यानी काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, हाइट लगातार बढ़ेगी, तो हाइट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लूँ तो बताइए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम लिखेंगे वो कितना हो जाएगी, mgh। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल को अगर 0 माना तो फाइनल हो जाएगी क्या, mgh। तो जैसे जैसे यह h बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे h बढ़ा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, और पोटेंशियल एनर्जी बताइए हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। अच्छा जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और चाहो तो देख भी सकते हो भाई, यहाँ पे वेलोसिटी देख लो u, तो ये v होगी, ठीक। तो बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, ठीक। तो बताओ u स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे तो v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर, g लग रहा था नीचे, तो बताओ माइनस 2gh लिखा जाएगा, ठीक। तो बताओ वेलोसिटी हो रही है कम तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी कम। मैं तो कहता हूँ आप इसमें मल्टीप्लाई करा दें हाफ एम वी स्क्वायर से, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू 2gh, तो कम ही होगी,
राइट। तो बताओ जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ेगी, दोनों लीनियरली। जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसी रेट से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ऑप्शन हो गया कौन सा, पहला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे टू बॉडीज ऑफ मास 5 kg एंड 4 kg आर अरेंज्ड इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर ए एंड फिगर बी। If pulleys and the table are perfectly smooth, the acceleration of 5 kg body in case A and case B are respectively. केस ए में देख लें भाई साहब, नीचे लगा 4G, ऊपर लगा टेंशन T, इधर लगा टेंशन T, इधर लगा टेंशन T, इधर लगा टेंशन T। क्या बताओ, ये अगर A एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये भी A एक्सेलरेशन से जाएगा। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, तो आपने कहा सर सिर्फ T लगा इस पे, तो लिखा जाएगा T इक्वल टू 5 इंटू A, राइट। और इसके लिए क्या लिखोगे, तो क्या ये जा रहा है नीचे, तो इस पे लगा 4G और ऊपर T इक्वल टू लिखा जाएगा 4 इंटू A। तो क्या बताओ, T की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 4G माइनस 5A इक्वल टू 4A। ठीक। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन A केस में है यानी पहले केस में है, तो उसको हम A1 कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4A1। तो बताओ 4G इक्वल टू हो गया 9A1। A1 की वैल्यू हो गई क्या, 4G/9। ठीक। एक बार इसके लिए देख लें, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताइए 5 kg और फिर 4 kg में ऑब्वियसली 5 kg ज्यादा, तो 5 kg जाएगा नीचे, तो 4 kg जाएगा ऊपर, और हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लिया A2। तो बताओ 5 kg पे नीचे लगा 5G, इधर टेंशन T, 4 kg पे नीचे लगा 4G, इधर टेंशन T। ठीक। तो बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, तो आपने कहा सर इसके लिए इक्वेशन लिखी गई, नीचे जाता है तो 5G माइनस T इक्वल टू 5 इंटू A2, और इसके लिए देखोगे क्या, ऊपर जा रहा है तो T माइनस 4G इक्वल टू 4 इंटू A2। ठीक। तो बताओ जरा, दोनों को ऐड कर दो। एक इक्वेशन है 5G माइनस T इक्वल टू 5A2 और दूसरी है T माइनस 4G इक्वल टू 4A2। ठीक। दोनों को ऐड कर दिया, T से T गया, ये आ गया 5G माइनस 4G यानी G, तो G/9 आ गया क्या, A2। ठीक। कोई दिक्कत, तो बताओ A2 हो गया G/9 और A1 हो गया 4G/9, यानी ऑप्शन हो गया कौन सा, दूसरा, राइट। ये मामला है। Question number 20. A block of mass m1 equal to 2 kg and a smooth inclined plane at an angle of 30 degrees connected to a second block of mass m2 equal to 3 kg by a cord passing over a frictionless pulley as shown in figure. The acceleration of each block is. हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे भी नीचे लगा m2g, यहाँ टेंशन t। ठीक। m2 की वैल्यू है कितनी, तो m2 इज 3 kg। ठीक। और m1 इज 2 kg। तो बताओ यहाँ पे भी आप देखेंगे ये लगा m1g, इधर आया m1g का साइन थीटा और इधर आया टेंशन t। ठीक। एक्सेलरेशन इधर a और यहाँ पे यही एक्सेलरेशन इधर a। ठीक। तो बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, तो आपने कहा सर इसके लिए लिखा जाएगा, इसके लिए बात करें, एक्सेलरेशन a नीचे, क्या लिखेंगे, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। तो इसके लिए लिखा गया भाई m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, और यहाँ पे बताइए एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन, तो लिखेंगे t माइनस m1g साइन 30 इक्वल टू m1a। दोनों को ऐड कर दें, t से t गया। ठीक। तो ये आ गया m2 माइनस m1 साइन 30 इंटू जी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक। तो बताओ m2 और m1 की वैल्यू रख दें, m2 हो गया 3 kg, तो ये हो गया 3 माइनस m1 हुआ 2, तो 2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 इक्वल टू बताओ m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो गया 5 इंटू एक्सेलरेशन a। तो बताओ a की वैल्यू हो गई 10/5
यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन हो गया कौन सा? दूसरा, सॉरी पहला। ओके, ओके 3 - 1 2, गड़बड़ गड़बड़ होती हुई गड़बड़। तो बताओ ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या? ये हो गया तुम्हारे पास 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास दूसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे 3 equal weights A, B and C of mass 2 kg each are hanging on a string over a fixed frictionless pulley as shown in figure. The tension in string connecting weight B and C is। तो यार एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास मासेस हैं, ये A, ये B और C। मैंने बना लेता हूँ दोबारा से क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटा फिगर है। तो बताओ, ये M हो गया, ये भी M, ये भी M है। M की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 kg। ठीक, तो बताओ जरा, अगर हम पहले इन दोनों के कंबाइंड की बात करें तो नीचे लग रहा है यहाँ पे 2M और यहाँ पे M। तो बताओ यहाँ पे आएगा 2mg और यहाँ पे आएगा mg। तो यहाँ पे टेंशन अगर T, यहाँ भी टेंशन T, तो ये पूरा सिस्टम जाएगा ये वाला नीचे, और बताओ ये पूरा सिस्टम जाएगा ऊपर। ठीक है, ये सी पे ऑप्शन पे लिख गया, थोड़ी गड़बड़ तो हो गई। तो बताइए जरा इक्वेशन बना, तो जरा इक्वेशन बनाई जाए भाई। इसके लिए क्या लिखोगे? तो आपने कहा सर इसके लिए लिखा जाएगा 2mg लगा नीचे, ऊपर t, तो 2mg - t इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन है। इसके लिए क्या लिखेंगे? t - mg इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन a। तो बताओ a की वैल्यू आ गई gy3। ठीक, तो बताओ जब a की वैल्यू gy3 आ गई, अब इन दोनों से बात कर लें। क्या बताइए? b और c के बीच टेंशन पूछ रहे हैं, b और c दोनों का मास m। ठीक, बताओ ये c है, इसका मास m, नीचे लग रहा है क्या? mg, और ये जा रहा है कितने से? gy3 से। ठीक, क्या बताएं यहाँ पे टेंशन, तो टेंशन T1 मान लें। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? mg माइनस T1 इक्वल टू m इंटू a। ठीक, तो क्या बताइए, ये बचा तुम्हारे पास mg माइनस T1 इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन था gy3, T1 की वैल्यू आ गई 2mg/3। और बताओ T1 की वैल्यू जब आ गई 2mg/3, m कितना था? तो आपने कहा सर m था 2 kg, तो T1 आ गया तुम्हारे पास, m की वैल्यू रख दें तो 40/3, और 40/3 13.3, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा भैया सेकंड। ठीक, तो ऑप्शन तुम्हारा सेकंड हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द अरेंजमेंट इन फिगर इज गिवन ए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, देन रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग्स इज। T1 और T2 की बात की गई। ठीक है, तो बताओ भाई जरा, ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, तो जरा पहले B के लिए बात कर लेते हैं। तो जरा B के लिए बात की जाए भाई साहब। तो B पे जो है नीचे लगा mb इंटू जी, एक्सेलरेशन ऊपर और टेंशन आया T2। ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे? mb इंटू जी माइनस T2 इक्वल टू mb इंटू a। तो T2 की वैल्यू आ गई mb टाइम्स g माइनस a। ठीक, सिमिलरली बताइए अब T1 निकालें, तो बताएं जरा, इस A वाले ब्लॉक पे जिसका मास ma है, ठीक, नीचे लगा क्या? ma इंटू जी, नीचे ही लगेगा क्या? तो आपने कहा सर नीचे ही लगा यहाँ पे T2। ठीक, और बताइए ऊपर आया क्या? तो ऊपर आ गया इसमें T1 और ये जा रहा है नीचे। तो क्या लिखोगे भाई? ma इंटू जी नीचे लगता हुआ प्लस T2 इक्वल टू आ गया क्या? माइनस T1 लगा ऊपर इक्वल टू हो गया क्या? m1 इंटू या ma इंटू a। राइट,
तो देख लें भाई, T2 की वैल्यू रख दें जरा। तो बताओ, ये हो गया तुम्हारे पास T2 की वैल्यू एम बी इंटू जी माइनस ए, तो एम बी इंटू जी माइनस ए, और प्लस ये हो गया एम ए इंटू जी, ये इधर आ गया तो माइनस ए आ जाएगा। तो बताओ एम ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये जी माइनस ए बचेगा, ये आ गया T1। ठीक, आपसे पूछा गया था क्या T1 बाई T2, ठीक है, तो T1 बाई T2 भाई साहब निकाल लें। तो T1 हो जाएगा तुम्हारे पास, G माइनस से कॉमन ले लो तो बचेगा एम बी प्लस एम ए। ठीक, और बताइए यहाँ पे बचा क्या, T2 था एम बी टाइम्स G माइनस ए, तो G माइनस से कैंसिल, तो ये बच गया तुम्हारे पास एम बी प्लस एम ए अपॉन एम बी। ठीक, यानी बताओ ऑप्शन हो गया तुम्हारा पहला बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 75 जूल। द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यार एक बात बताओ, यहाँ वेलोसिटी थी u, थीटा एंगल फेंका गया था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ही इनिशियल थी हाफ m इंटू यू का स्क्वायर। फिर बताइए जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के दौरान इसकी वेलोसिटी हो गई u cos थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हाफ m इंटू यू cos थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये मामला है। हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी, 75, रख दो भाई। तो ये हो गया तुम्हारे पास हाफ एम यू स्क्वायर इज 75 कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा इज 53 डिग्री, यानी कॉस थीटा हुआ 3/5, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 9/25। तो बताओ ये 3 हुआ, तो ये हो गया 27 जूल, राइट। तो बताइए ऑप्शन हो गया तुम्हारा चौथा, राइट। Your option is fourth. Question number 24. Can a man weighs 80 kg? He stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5. What would be the reading on scale? तो यार एक बात बताओ, जब ये पर्सन इस वेइंग मशीन पे जा रहा है, ठीक, तो बताइए जरा ये नीचे लगेगा क्या, तो आपने कहा सर नीचे लगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक, और ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5। तो बताओ अगर ये अपवर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5, तो इस पे आप स्यूडो लगा देंगे एम ए नीचे, तो ये हो जाएगा m टाइम्स जी प्लस ए। ठीक, तो बताओ जरा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, तो आपने कहा मास था 80 kg, ठीक है, तो 80 इंटू क्या बताइए जी प्लस ए, यानी 10 + 5, ठीक, तो ये आ गया कितना 15 इंटू 80, तो ये हो गया 1200 न्यूटन, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर बताइए 25। In the shown mass system, pulley and string are massless. The one end of string is pulled by the force F equal to 2 mg. The acceleration of block will be. Block का acceleration कितना होगा, तो यार बताओ यहाँ पे F 2 mg है, तो बताओ यहाँ पे जो टेंशन लगा होगा ये टेंशन F के बराबर यानी 2 mg के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, और यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो 2T, यानी यहाँ पे टेंशन 2T और नीचे लगा mg। ठीक, तो बताओ इसके लिए एक्सेलरेशन A ऊपर, तो क्या लिखोगे, 2T माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए। T था 2 mg के बराबर, 2T हो गया 4 mg, तो 4 mg माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए, क्या बताओ A की वैल्यू हो गई 3g। ठीक है बच्चों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने डिस्कस किया है। धन्यवाद।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है 4 kg बॉल is swinging in a vertical circle at the end of a cord 1 meter long. The maximum speed at which it can swing if the cord can sustain maximum tension of 183.2 न्यूटन। क्वेश्चन कह रहा है कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू दे दी है। मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होती है? यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू दे दी है आपको। अब पूछ रहा है कि इस मैक्सिमम टेंशन पे इस स्पीड कितनी हो सकती है जिससे कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाए। तो ठीक है, तो ये हो जाए टी माइनस के एम जी इक्वल टू हो जाए एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी दे दी है? 183.2। 183.2 माइनस के एम की वैल्यू दी है 4, तो 4 इंटू 9.8 इक्वल टू 4v स्क्वायर। आर की वैल्यू दे दी है 1। तो 183.2 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 39.2 इक्वल टू 4v स्क्वायर। तो 4v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 144। तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, 4 से ही इसको कैंसिल करेंगे तो 36। तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36। तो v इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h as shown in figure, which of the following condition hold good for the particle to complete the circular path। सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए जो कंडीशन होती थी वो होती थी यहाँ की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए √5g/k। अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी मिल जाए तो वो मैं कंडीशन, ये वाली कंडीशन लगा के आंसर फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। जो यहाँ पे जितनी एनर्जी है उतनी ही यहाँ पे एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी? 0, जस्ट ड्रॉप किया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस mgh इक्वल टू, अब ये वाली जो 0 प्लस mgh, तो mgh होगा वो यहाँ पे बॉटम पे आके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो जितना टोटल mgh ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। m से m कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर v इक्वल टू आ जाएगा √2gh। तो इस कंडीशन में लगा देंगे तो v ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए √5gh/k। तो 2gh ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए √5gh। अगर √2gh ग्रेटर देन इक्वल टू √5gh/k, तो 2gh ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 5gh/k, ठीक है। तो यहाँ से h ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 5/2, g से g कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा तो 5/2 r/h, 5/2 r आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में करा अ लॉन्ग यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास 5 kg is held vertically with lower end just touching the surface of a table. The chain is released and falls under gravity when 1 kg mass of chain is collected on the table. The total force on table due to chain at that instant. क्वेश्चन कह रहा है कोई L लेंथ की चेन है वो ऐसे लटकी हुई है और ये कोई सरफेस है इस पर जस्ट टच कर रही है, ठीक है। इसका लेंथ दे दिया है L और मास दे दिया है 5 kg। अब ये कह रहा है कि जब इसका 1 kg मास इस सरफेस पे आके गिर जाता है, ठीक है, तो बताइए टोटल फोर्स ऑन द टेबल ड्यू टू चेन। अब ये जब 1 kg यहाँ पे आ गया तो पूछ रहा है टोटल फोर्स कितना लगेगा चेन की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं, अब बताओ अगर ये 5 kg की लेंथ दे दी L, तो ये जो 1 kg होगा यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/5, क्योंकि 5 kg की लेंथ है L, तो 1 kg की लेंथ हो जाएगी L/5, ठीक है। अब देखो, अब पूछा इसकी वजह से जो टोटल फोर्स लग रहा है
इस सरफेस पे वो बताइए। अब जो सरफेस पे फोर्स लग रहा होगा टोटल, वो जो चेन नीचे आ चुकी है उसकी वजह से फोर्स लगेगा, मतलब 1 kg की वजह से फोर्स लगेगा। इसकी वजह से फोर्स मान ले रहा हूँ मैं F1 इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन। एक तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, और ये जो चेन यहाँ से जस्ट रिलीज की गई है तो यहाँ से गिर रही है, तो यहाँ पे जो DM मास टच कर रहा होगा, इसको टकरा रहा होगा DM मास, उसकी वजह से यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज आएगा, उसकी वजह से भी एक फोर्स लगेगा, उसको मैंने मान लिया F2। बताइए यहाँ पे जो DM मास होगा वो यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करेगा, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो मान लिया F2। तो जो F2 होगा, F2 इक्वल टू आ जाएगा, F2 इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन dp अपॉन dt। ठीक है, अब dp होगा, अब जो यहाँ पे DM मास है तो DM मास होता है m/l, मैंने बाई यहाँ पे मान लिया l लेंथ पे, यहाँ का जो d बाई मास था, d बाई लेंथ की वजह से मास होगा वो DM होगा, ये टकरा रहा होगा, तो उसका हो जाएगा m/l इंटू डी बाई इंटू ये हो जाएगा b, dm इंटू b हो गया। ठीक है, अपॉन dt, dp हो गया dm मैंने लगाया m/l इंटू डी बाई इंटू v हो जाएगा, ये हो गया dp अपॉन dt। ठीक है, तो ये F2 यहाँ से निकल के आ जाएगा m/l, dy बाई dt हो जाएगा v इंटू वी, तो m/l इंटू वी स्क्वायर, ये आ गया F2। अगर मुझे v की वैल्यू मिल जाए, जो यहाँ पर टकरा रहा है उसकी वेलोसिटी मिल जाए, तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू आ जाएगा √2g/, कितना पोर्शन यहाँ पे आ चुका है l/5, तो यहाँ पे √2g l/5। ठीक है, अब ये वाली v की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे तो F नेट आ जाएगा, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 इक्वल टू F1 कितना दे दिया था 10 न्यूटन, प्लस F2 कितना हो जाएगा m कितना दे दिया 5 kg, m की वैल्यू लगा दी l इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 इंटू l/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 20, तो F नेट आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, इस क्वेश्चन में था कि L लेंथ की कोई चेन थी, जस्ट टच कर रही थी, जब 1 kg मास या फिर l/5 जब यहाँ पर सरफेस पे आ गया तो उस टाइम पे इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो जितना मास नीचे आ गया उसकी वजह से mg फोर्स लग रहा होगा वो 10 न्यूटन हो गया। फिर जो यहाँ पे v वेलोसिटी से ये dm मास रहा होगा यहाँ का, वो जब टकरा रहा होगा उसकी वजह से मोमेंटम इसको मिलेगा, उसकी वजह से फोर्स होगा वो F2 मान लिया। तो dp अपॉन dt इक्वल टू dp की वैल्यू होगी dm इंटू v, और वो dm मैंने यहाँ पर dy एलिमेंट मान के उस dm की वैल्यू लगा दी, तो यहाँ से dy अपॉन dt हो जाएगा स्पीड v हो जाएगा, तो m/l इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ से ये 30 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास 0.36 ग्राम रेस्ट ऑन अ horizontal turntable table at a distance 25 cm from the axis of spindle. The turntable is oscillated at a rate of alpha दे दिया। The frictional force that the table exerts on the particle 2 seconds after the startup। ये कह रहा कोई ये टर्नेबल टेबल है, ठीक है, ये टर्न कर रही है, अल्फा दे दिया इसका 1/3 रेडियन पर सेकेंड उसके। ठीक है, अब यहाँ से 25 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 25 सेंटीमीटर पे कोई एक मास रखा हुआ है जिसका मास दे दिया 3.6 ग्राम। ठीक है, अब ये अब क्या होगा, जब ये अल्फा से ये रोटेट करेगी तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है m इंटू ए नेट। अब यहाँ पे टेंजेंशियल एसिलेशन भी होगा और सेंटीपिटल एसिलेशन भी होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F इक्वल टू m रूट में AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। ठीक है, अब AT और AR फाइंड करना पड़ेगा। AT इक्वल टू क्या होता है R अल्फा, तो AT यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो R अल्फा। R की वैल्यू दे दी है आपको, R इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर, या फिर लिख सकते हो 1/4
मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो 1/4 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 1/3, तो 1/3, तो ये आ जाएगा 1/12। ये तो आ गया 80, लेकिन मुझे अब क्या चाहिए AC। AC इक्वल टू हो जाता है AC इक्वल टू आर ओमेगा। उसका ओमेगा फाइंड करने के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस के अल्फा टी। तो ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा कितना दे दिया 1/3 और टाइम दे दिया 2 सेकेंड इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2/3 रेडियन पर सेकेंड उसका। तो यहाँ से AC होगा वो कितना आ जाएगा आर ओमेगा उसका। आर ओमेगा उसका आर है 1/4 इंटू ये ओमेगा उसके मतलब 4/9, तो ये आ जाएगा 1/9। तो अब यहाँ से मुझे निकालना था F इक्वल टू आ जाएगा M की वैल्यू हो जाएगी 0.36 ग्राम दिया है, तो मैं इसको लिख दूंगा 36 इंटू 10⁻⁻5 kg में लिखना होगा। तो 0.36 ग्राम को 36 इंटू 10⁻⁻5 kg हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लगा देता हूँ AC और AT की वैल्यू। 1/9 का स्क्वायर प्लस के 1/12 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से मैं 1/3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ये डायरेक्ट यहाँ से 36 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1/3 यहाँ से इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 बचेगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 तो ये F इक्वल टू आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1/3 से ये कैंसिल कर सकते हो आप, लिख दे रहा हूँ अभी 1/3 इंटू ये 16 25 तो 5/3 इंटू 4 आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 या फिर 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अ रफ inclined plane just begins to slide. Calculate the coefficient of friction if the gradient of the plane is 1/4. यह कह रहा है just about to plane just begin to slide. just begin to slide होता है तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाता है tan थीटा। अब बताइए ये इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/4। 1/4 का मतलब होता है कि 1 मीटर जब हाइट में डिक्रीज होगा तो ये 4 मीटर नीचे चलेगा, तो 4। तो ये किसकी वैल्यू दे दी आपको, ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू दी। साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/4। अब मुझे निकालना क्या है टेन थीटा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी रूट में 15, क्योंकि 16 का स्क्वायर माइनस के 1। अब बताइए म्यू इक्वल टू दिया है टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√15। तो म्यू इक्वल टू हो गया 1/√15। अब देखो 1/√15 की वैल्यू तो पता नहीं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे। इसको मैंने मान लिया कि जो √15 होगा वो लगभग कितने के बराबर होगा 4 के बराबर होगा, तो लगभग 4 के बराबर होगा। तो इसको इससे कैंसिल करूँगा 0.25 के बराबर आना चाहिए लगभग। तो अगर ये मैंने इसको थोड़ा बढ़ा के माना है तो इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि जो √15 है वो 4 से कम है, तो ये वैल्यू होगी तो 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगी। तो 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद retardation proportional to its displacement. Its loss of kinetic energy for any displacement x is proportional to। इसमें क्या है जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो जो ए होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस के एक्स के, एसिलेशन होगा माइनस के एक्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वी इसको लिख सकता हूँ वी डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स।
तो यहाँ से v dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो चेंज इन काइनेटिक v1 से v2 तक जाएगा, तो हाफ v2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के v1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने लिमिट लगा दी डायरेक्ट, तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब बताइए, माइनस साइन बता रहा है कि लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। अब बताइए कि अगर मैं यहाँ पे m का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस के v1 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एम अपॉन 2 स्क्वायर। आपको तो काइनेटिक जो एनर्जी में लॉस है उसकी प्रोपोर्शनलिटी पूछी है x से, तो ये एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाना चाहिए, फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा था अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ बाय लोअर हाफ इज रफ। A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तो जो l/2 लेंथ है इसकी, l/2 ये है स्मूथ, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से l/2 जो लेंथ है, यहाँ से l/2 लेंथ है, वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया, म्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बताइए, यहाँ पे इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर देंगे इसको, इक्वल टू डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई कितना है, 0। तो अब टोटल वर्क डन किस किस की वजह से होगा, यहाँ से जब यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक तो कोई वर्क हो नहीं रहा फ्रिक्शन की वजह से, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इसकी वजह से होगा। इसकी वजह से कितना होगा, माइनस के म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू l/2। ठीक है, और किसकी वजह से होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। एक तो ग्रेविटी की वजह से होगा और एक फ्रिक्शन की वजह से। ग्रेविटी की वजह से कितना हो जाएगा बताइए, तो प्लस ग्रेविटी की वजह से होगा एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ से एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे l/2 और था तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 2 tan थीटा। ठीक है, इस 2 को इधर लेके आएंगे, cos थीटा sin थीटा के डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा। तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 2 tan थीटा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 60 kg इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 3 स्ट्रिंग पी क्यू आर एस ऑन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग पी इज। ये कह रहा है यहाँ की जो टी पी होगा, यहाँ की टेंशन बतानी है। अब बताइए कि मैंने वाली यहाँ पे टेंशन कितना है, टी, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा कितना, टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये वाला होगा, ये कितना हो जाएगा, टी साइन 30। ठीक है, अब बताओ, जो ये टी साइन 30 इक्वल टू होगा 60 जी, तो टी साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 60 जी। ठीक है, और जो टी कॉस 30 होगा वो किसके बराबर होगा, टी पी के, तो टी कॉस 30 इक्वल टू हो गया टी पी। ठीक है, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 60 जी अपॉन टी पी। तो
तो TP इक्वल टू आ जाएगा 60√3g। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इधर जाएगा तो 60√3g आ जाएगा। तो TP जो अपन को TP की वैल्यू पूछी है वो g के फॉर्म में ही पूछी, तो 60 इंटू 1.732g। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 6 2 या 12, 2 1 बचेगा 9 और 3 1 0 और कितने पॉइंट बाद 2 पॉइंट बाद, तो 103g न्यूटन आ जाएगा। TP इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, 103.9, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन बेज ABC ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द बेज इज गिवन एन एक्सीलरेशन a टुवर्ड्स द राइट, इधर की तरफ एक्सीलरेशन a दे दिया है। ठीक है, the relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge। ये कह रहा है कि जब इधर की तरफ एक्सीलरेशन a दे दिया है तो बताइए इसके जब इसको स्टेशनरी रहता है, ये जब a एक्सीलरेशन दे देते तब भी ये यहाँ पे रेस्ट पर ही रहता है, तो बताइए थीटा और a के बीच में क्या रिलेशन होगा। जब इस बड़े वाले ब्लॉक को इधर की तरफ a एक्सीलरेशन दोगे तो इधर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा m इंटू a। ठीक है, और इस पे एक mg नीचे लगेगा और इधर की तरफ क्या लगेगा mg साइन थीटा, और इसका नॉर्मल कितना लगेगा mg कॉस थीटा। अब बताइए ये नॉर्मल होगा, इधर होगा mg कॉस थीटा। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि देखो ये थीटा है, ये और ये दोनों पहले ना, तो ये भी थीटा होगा। तो m a, ये इधर की तरफ क्या लग जाए m a cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट हो। अगर इसको रेस्ट पे रखना है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा m a cos थीटा, इसको बराबर होना चाहिए mg sin थीटा का। ठीक है, एक कंपोनेंट m a का इधर की तरफ आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर जाएगा, ये हो जाएगा m a sin थीटा। ठीक है, अब बताइए m a cos थीटा, m a cos थीटा इक्वल टू होना चाहिए mg sin थीटा के। जब ये अपवर्ड वाला फोर्स डाउनवर्ड वाले फोर्स के इक्वल होगा तो ये इस पे रेस्ट पे रहेगा। तो बताइए m से m कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू आ जाएगा g tan थीटा। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? अ ब्लॉक वेट कितना दे दिया W इज हेल्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। द मिनिमम वैल्यू ऑफ F नीडेड टू होल्ड द ब्लॉक इज। अब ऐसे कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसका वेट नीचे दे दिया है W। अब इस पे मैं F फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से F फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए इधर क्या लगना चाहिए? फ्रिक्शन। अब अगर मिनिमम फोर्स कितना लगाऊं कि ये रुक जाए? मिनिमम फोर्स की कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, जो ये फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? W के, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू हो जाएगा अपवर्ड फोर्स के, तो ये रेस्ट पे रहेगा। तो F इक्वल टू W या फिर म्यू इंटू एन, म्यू एन इक्वल टू W। अब देखो यहाँ पे भी अगर F इधर लगेगा तो नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल, तो जो N होगा N इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर। तो यहाँ से लिख सकता हूँ म्यू F इक्वल टू W। तो म्यू इक्वल टू W अपॉन F। अब बताओ, जो म्यू की वैल्यू दी है इन्होंने दी है लेस देन 1,
म्यू की वैल्यू दी है लेस देन 1। ये वाली वैल्यू लेस देन 1 तभी आ सकती है, ये वाली वैल्यू लेस देन 1 तभी आ सकती है जब एफ की वैल्यू ग्रेटर देन हो डब्ल्यू। अगर ये ज़्यादा होगी इस वाले से तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 1। तो जो फोर्स एफ होगा वो ग्रेटर देन होगा डब्ल्यू से, तो इक्वल टू डब्ल्यू गलत हो जाएगा, ग्रेटर देन डब्ल्यू इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है 3 ब्लॉक्स विद मास m, 2m and 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। ठीक है, as shown in the figure, after an upward force F is applied on block M, the masses move upward at constant speed। ये कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड जाते हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। अब बताइए जब कोई कांस्टेंट स्पीड है तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब v इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो एफ नेट कितना होता है, 0। जब इस पे एफ नेट 0 है तो यहाँ पे कोई सा भी मास ले लो उसका एफबीडी बना होगा तो उस पर भी एफ नेट कितना होना चाहिए, 0। तभी उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, कांस्टेंट। तो एफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इस वाले पे भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट इफ अ फोर्स डब्ल्यू एफ दे दिया कितना, 6t² I कैप प्लस के 4t j कैप इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब इसने पूछा है वेलोसिटी, तो f इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू a। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा f अपॉन m इक्वल टू हो जाएगा 6t² I कैप प्लस के 4t j कैप डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1/m की वैल्यू कितनी दी है ना, 3 की, 3। अब अपन को पूछा है वेलोसिटी, तो a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। ठीक है, तो dv अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 1/3 6t² I कैप प्लस के 4t j कैप। तो dv इक्वल टू आ जाएगा 1/3 6t² dt I कैप प्लस के 4t dt j कैप। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, dt लगा हुआ है पूरे में। तो बताइए dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v। तो v इक्वल टू आ जाएगा 6t² का इंटीग्रेशन कितना होगा, tq/3। तो 1/3 बाहर रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा 6tq/3 I कैप प्लस के 4t²/2 j कैप। लिमिट दे दी है इन्होंने 0 से 3। ठीक है, अब बताइए यहाँ 1/3 ही रहने दो। जब 3 यहाँ पे लगाओगे तो 6 इंटू 3 का क्यूब डिवाइड में 3 I कैप प्लस के 4 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 j कैप। ये 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएंगे, ये 3 का और मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 3 से 3 ये कटेगी, 3 ये कटेगा तो 18 I कैप प्लस के 6 j कैप। ये आंसर आ जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि अ ब्लॉक मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इक्वल टू x³ 6 if the coefficient of friction is 0.5 the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping is। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे कोई ग्राफ है y इक्वल टू x³/6। अब जब ये यहाँ पर पार्टिकल मेरे वाले यहाँ पर पार्टिकल पहुँचा मैक्सिमम हाइट तक, जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा होगा तो जो इसका tan थीटा इक्वल टू होगा म्यू।
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे किस x की वैल्यू पे यहाँ पे पहुँचा है, ये x निकालूँ, x निकाल के इसमें लगा दूंगा। मैक्सिमम हाइट पे क्या रहेगा, tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, म्यू के। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होना चाहिए म्यू के, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2। इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई 1। तो x इक्वल टू जब 1 होगा तब ये किस पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे। तो ये x इक्वल टू 1 इस वाले फंक्शन में लगा देंगे, y इक्वल टू आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो 1/6 मीटर आ जाएगा, आंसर 38 हो जाएगा। 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में गया, टू पुली अरेंजमेंट्स of figure given are identical. The mass of the rope is negligible in figure A. The mass m is lifted by attaching a mass 2m to the other end of the rope. In figure 2, m is lifted up by pulling the other end of the rope with a constant downward force 2mg. The acceleration m in the two cases are respectively. पूछ रहा है कि जब यहाँ पर 2mg लगा हुआ है, यहाँ पे m लगा, m है, mg होगा, और यहाँ पे जब 2mg फोर्स लगा के खींचा जा रहा है तो इसमें एक्सीलरेशन और इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा। अब बताइए, जब हम इसमें एक्सीलरेशन निकालते हैं पहले वाले केस के लिए, तो a इक्वल टू होता है एफ नेट अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो बताइए एफ नेट, ये 2mg क्या करेगा, इसको नीचे ले जाना चाहेगा, लेकिन mg इसकी वजह से जो फोर्स mg होगा वो इसको नीचे ले जाने से रोकेगा, ठीक है। तो ये नेट फोर्स आ जाएगा 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को माना है, कंबाइंड सिस्टम माना है, तो 3m, तो 3m ये आ जाएगा, तो mg/3, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ से जो A1 आ जाएगा g/3। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा, A2 निकालना है अपन को। A2 हो जाएगा 2mg इसको नीचे खींचेगा, और इसकी वजह से जो वेट होगा mg होगा वो इसको नीचे जाने से रोकेगा, अपोज करेगा। तो 2mg माइनस mg, ये तो नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा m, तो m इक्वल टू आ जाएगा 2mg में से mg जाएगा तो mg बचेगा, तो mg/m, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा g, ठीक है। तो A2 आ गया g, तो g/3 अपॉन g/3 और g, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, फिगर शोज द fx ग्राफ वेयर f इज द force applied and x is the distance covered by the body along a straight line path, ठीक है। given that f is in Newton and x is in meter, तो is the work done, जो w पूछा है और f और x का ग्राफ दिया हुआ है। जो f ऑफ x का ग्राफ देते हैं का एरिया होता है वो क्या देता है, टोटल वर्क डन। तो w इक्वल टू एरिया, इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको मैंने A1 मान लिया, A2 हो गया और ये A3 हो गया। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, तो W इक्वल टू A1 कितना हो जाएगा, ये कितना है 1 है टोटल इतना, और इतना कितना 10, तो ये हो जाएगा 10 × 1, ये माइनस में हो जाएगा -10 × 1 प्लस ये भी इतनी डिस्टेंस 1 है और ये टोटल 10 है, तो 10 × 1, इससे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल टू आ जाएगा 10 जूल, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, अ बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग बाई एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स कितना दे दिया है, F फैक्टर दे दिया है, माइनस के I कैप प्लस के 2 J कैप प्लस के 3 K कैप न्यूटन। The work done by this force in moving the body a direction of 4 meter along by axis, 4 मीटर बाई एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, D वेक्टर इक्वल टू 4 बाई एक्सिस में जा रहा है तो J कैप। तो वर्क डन होता है F वेक्टर डॉट D वेक्टर, तो F वेक्टर डॉट D वेक्टर करोगे
तो माइनस के आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप डॉट 4 जे कैप। अब बताइए आई का आई के साथ करते थे, जे का जे के साथ करते थे, के का के साथ, तो इसके पास आई नहीं है तो इसकी वजह से 0, जे का जे के साथ 4 इंटू 2 प्लस के 8 हो जाएगा, के का के साथ 0, तो W इक्वल टू आ जाएगा 8 जूल। ठीक है, कुछ इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मास m and 4m are moving with equal kinetic energy, the ratio of their linear momentum। तो मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है √2m/e²। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या दी है, कांस्टेंट, तो p, तो जो p होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m के। ठीक है, तो अगर √m की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अब पूछा है कि लीनियर मोमेंटम का रेशियो, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू हो जाएगा रूट में M1 अपॉन M2। ठीक है, M1 की वैल्यू दी है M और M2 की वैल्यू दी है 4M, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू आ जाएगा 1/√4 या फिर 1/2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा था 3 masses M1, M2 and M3 are lying on a frictionless table. The masses are connected by massless threads as shown. The mass M3 is pulled by a constant force F as shown. The tension in the thread between M2 and M3, M2 और M3 के बीच में जो टेंशन होगा T, वो अपन को पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे पहले तो इस पूरे सिस्टम को कंबाइंड मानेंगे, क्योंकि जो उस पूरे सिस्टम का जो एसिलेशन होगा वो सेम होगा, और एसिलेशन क्या होता है, A इक्वल टू होता है F नेट अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो ये A दिया, F नेट दिया है F अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। अब पूछा है मुझे यहाँ का टेंशन, तो मैं इस वाले का FVD बना दूंगा, इस पूरे सिस्टम को कंबाइंड मान लूंगा, इस वाले को M1 और M2 को, तो M1 प्लस M2। अब बताइए इधर कौन खींच रहा है इसको, T, और ये जा कितने एसिलेशन से रहा है, इधर जा रहा है ये A एसिलेशन से। ठीक है, ये इधर A एसिलेशन से जा रहा है, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A। तो मुझे टेंशन निकालना था, A की वैल्यू लगा दूंगा, तो M1 प्लस M2 इंटू A है Fy M1 प्लस M2 प्लस M3, तो T इक्वल टू आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू F अपॉन, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 44, a car of mass m is accelerating on a level smooth road under the action of a single force F. The power delivered to the car is constant and equal to P. If the velocity of the car at an instant is V, then after traveling how much distance it becomes double। पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, अब कितनी हो जा रही है डबल, पावर क्या है कांस्टेंट है, तो पावर इक्वल टू होता है f इंटू बी, एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो एम ए बी, ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, तो एम, लेकिन इन्होंने डिस्टेंस वाला पूछा है, तो डिस्टेंस का वाला पूछा, तो ए का जो एस वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे वी डी वी अपॉन डी एस, तो एम वी डी वी अपॉन डी एस। ठीक है, इंटू वी, तो P इक्वल टू आ गया एम बी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स, तो P डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं P अपॉन एम डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू डी वी। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यह जो स्पीड है इसकी v से 2v हो जा रही है, तो P अपॉन m कांस्टेंट है, P कांस्टेंट और m भी कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से x, तो 0 से x,
इक्वल टू बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी क्यू अपॉन 3, तो वी क्यू अपॉन 3 हो जाएगा इसका, ये इसकी लिमिट होती है वी से टू बी, तो यहाँ से p अपॉन एम एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/3 वी क्यू, 2v का क्यू करोगे तो 9v क्यू, 2 का क्यू हो जाए 8v क्यू माइनस वी क्यू, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो x इक्वल टू निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से x इक्वल टू 7/3, यहाँ पर 7 बचेगा तो 7/3 m अपॉन p v क्यू, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से 7v क्यू बचा तो 7v क्यू अपॉन 3m उधर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में अपॉन p, तो 7/3 mv क्यू अपॉन p, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन इसमें कह रहा अब टॉय कार ऑफ मास 5 kg मूव्स अप और रैम्प अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F फ्लोटेड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट x, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज गिवन बाय, तो जो मैक्सिमम हाइट इसमें क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये एरिया, एरिया कितना हो जाएगा हाफ, ये 11 दिया, 11 तक पूछा है, ये वैल्यू 11 है, तो 11 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा mgh, तो 5 इंटू 10 इंटू h पूछा है अपन को, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 टाइम्स से इससे ये 2 टाइम्स कटेगा, इससे ये कटेगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा 11 मीटर, ठीक है, h इक्वल टू 11 मीटर या फिर y इक्वल टू 11 मीटर। थैंक यू।